हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। खास करके हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, ध्यान देना, क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी में हमने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। हमने बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको हमने पूरा क्लियर करा था। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या सिद्धांत था उसको हमने स्टूडेंट पूरा पढ़ चुका है, ध्यान देना। आज हम जो बात करने वाले हैं दूसरे चैप्टर की ओर बात करेंगे, यानी कि जो हमारा दूसरा चैप्टर दिया है एनसीईआरटी बुक्स में, जिसका नाम है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ध्यान देना, कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी था उसका अनुप्रयोग क्या क्या है, समझ रहे हो, उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में हमको इसमें समझना है। ध्यान देना, बात करें इस चैप्टर की तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखे तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। ध्यान देना, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग है देखा जाए तो बहुत सारा इसका अनुप्रयोग है। आज के समय में इसका बहुत सारा अनुप्रयोग देखा जा रहा है। अगर आज बायोटेक्नोलॉजी न होता तो आज के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम होती, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम से हमको जूझना पड़ता। ध्यान देना, आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इतना सारा, समझ रहे हो, कि फूड हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन इतना सारा प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे हम जो खाना की पूर्ति इतना ज़्यादा हो रहा है, फूड की पूर्ति इतना अधिक हो गई है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की देन है। ध्यान देना, जरूरी नहीं कि मतलब खाना की पूर्ति ही की है, इसके जरूरी नहीं कि खाना की पूर्ति यही है मतलब बायोटेक्नोलॉजी का देन। बहुत सारा एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, बहुत सारा एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग देखा जा रहा है। बात करें बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग की तो देखें तो इसमें एनसीईआरटी बुक्स में तो जो दिया है उसके मेन पिलर पे हम बात करेंगे ही करेंगे। इसके बाद हम बात करें इसके एप्लीकेशन, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। जैसे तुम्हारा एग्रीकल्चरल एरियाज में देखा जाए तो काफ़ी सारा इस समय हम बहुत सारा फूड ऑब्टेन करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, समझ रहे हो। अगर आज बायोटेक्नोलॉजी ना होता, पहले तुम देखो, यही अपने दादा उधर पूछो जरा, तो बताएंगे तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से। जैसे पूछो, पहले दादाजी हमारे जो खेत हैं, पहले इस खेत में कितना अनाज होता था, तो बताएंगे तुमको 1 क्विंटल के आसपास। वो भी बहुत मुश्किल हो जाता था, ध्यान देना, 1 क्विंटल भी बहुत मुश्किल हो जाता था उस समय। 50 से 60 किलो, 70 किलो, 80 ऐसे ही होता था। 80 से 60 किलो ऐसे ही मान लेते हैं, समझ रहे हो, 60 से 80 किलो के आसपास। लेकिन आज के समय में वही सेम खेत में, ध्यान देना, वही सेम खेत में स्टूडेंट आज के समय में हम, समझ रहे हो, 8 से 9 क्विंटल, समझ रहे, क्विंटल में ऑब्टेन करते हैं। देख कितना सारा, कितना लंबा वेरिएशन आया देखा जाए तो, समझ रहे हो। तो दिन पर दिन बायोटेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है। आज तुम देख रहे हो कोरोना वैक्सीन आ गई। जो कोरोना वैक्सीन आई कहीं ना कहीं किसकी मदद से आई, ध्यान देना, बायोटेक की मदद से आई। अगर बायोटेक ना होता तो, समझ रहे हो, आज वैक्सीन ना आ पाती। इसके अलावा बात करें भुखमरी के क्षेत्र में तो हमारे महान वैज्ञानिक, अगर वो ना होते आज बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता। ध्यान देना, बायोटेक्नोलॉजी से पहले वो आए थे, ध्यान देना, वो आपको पता होगा, आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसको जीजे मेंडल कहा जाता है, सर गिरगर जॉन मेंडल। देखा जाए तो असली हीरो वो है। अभी हम पढ़ाएंगे जेनेटिक्स, ध्यान देना, जेनेटिक्स तो पढ़ाएंगे ही अभी, लेकिन बात कर रहे हैं इसमें तो जेनेटिक्स की बात आ ही जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि जेनेटिक्स पहले आया, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी दिन पर दिन ग्रो कर रहा है, तभी हम तो कहते बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर ऑप्शन भी अच्छा खासा है। ध्यान देना, मतलब भविष्य में आने वाली संभावनाएं काफ़ी सारी है जैव प्रौद्योगिकी में, ध्यान देना। तो आप जैव प्रौद्योगिकी के बारे में भी सोच सकते हैं कि हमको जैव प्रौद्योगिकी से करना क्या है, बहुत सारा इंटरेस्ट भी अच्छा खासा इसमें आपको बना रहता है अगर आप करेंगे। ध्यान देना, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर की ओर, बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। ध्यान देना, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी गई है, कहा जाता है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्किल्स, मेनली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्किल्स। ध्यान देना, यानी कि इसमें बताया गया है, क्या बताया गया, थोड़ा जरा समझेंगे इसमें हम। दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्किल। ध्यान देना, इंडस्ट्रियल स्किल, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफार्माक्यूटिकल्स एंड, वही हमने जो बताया है, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड, ध्यान देना, जीएमओ जिसको कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, दैट इज द माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। ध्यान देना, एक बार फिर समझेंगे इसको, हम हिंदी में समझते हैं। यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी होती है, इसका मेनली जो देखा जाए तो यूज ज़्यादातर जो होता है
ये इंडस्ट्रियल पर्पस पे ज्यादा किया जाता है, खास करके उसके प्रोडक्शन में बात करें, इसमें बताया है दैट इज द बायोफार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो ड्रग्स वगैरह बनाने वाली, समझ रहे हो, जहाँ पे बड़ा बहुत सारा ड्रग्स वगैरह बनता है, दवाएं जो बहुत सारी बनती हैं, समझ रहे हो, अलग अलग दवाएं, तो उसको बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनीज कही जाती हैं, दिस इज द बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड देयर इज अ बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड, समझ रहे हो, उसमें हम बायोलॉजिकली क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें हम बायोलॉजिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे होते हैं। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के केस में बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तुम्हारा माइक्रोब्स होगा, यानी कि छोटे छोटे जीव होंगे, माइक्रोब्स को ले सकते हैं, फंजाई को ले सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी यूज हम कर रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ध्यान देना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने का मतलब, ये कहने का मतलब यहाँ पे जो बताया गया है माइक्रोब, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, इन सब का हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रूप में यानी जीएमओ के रूप में यूज करते हैं। अब जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर सिंपल उदाहरण लेते हैं, जैसे तुमने अपने घर पे एक टमाटर लगाया, क्या लगाया, एक टमाटर लगाया स्टूडेंट, एक टमाटर लगाया। अब वो टमाटर तुमने जो लगाया है, वो टमाटर मान लो फली कम दे रहा है, फली कम दे रहा है, मतलब टमाटर कम दे रहा है, टमाटर कम फल रहा है उसमें ना, अपनी भाषा में। और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, उस टमाटर में रोग भी लग जा रहा है, बहुत सारा इंसेक्ट वगैरह आकर के उस टमाटर को खराब कर दे रहे हैं, उस पौधे को, यानी कुल मिलाकर उस रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम है, फल भी कम दे रहा है। अब हम इसमें करेंगे क्या, अब देखो, टमाटर में एक ऐसा जीन ट्रांसफर करेंगे, ऐसा जीन ट्रांसफर करेंगे, ऐसा जीन ट्रांसफर करेंगे जो अधिक फली देने वाला हो, उसके साथ साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा दे। तो जो दोनों जीन को हम क्या करेंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे उस पौधे में, टमाटर के अंदर, जिससे वो टमाटर हमारा कैसा हो जाएगा, कहने का मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ उसमें फली भी अच्छा खासा देने लगेगा। ये सब जो प्रोसेस करेंगे किसकी वजह से करेंगे, ये सब समझ रहे हो, दीज आर दी बायोटेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हमने पढ़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, समझ रहे हो, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। कुल मिलाकर ये चीजें जो हम करते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं ना। उसमें हम क्या करते हैं, वो वाला जीन लेंगे, लेने के बाद उसको हम प्लाज्मिड में इंटर करेंगे, जरूरी नहीं प्लाज्मिड, जो वेक्टर उसके लिए सुटेबल होगा वो वेक्टर यूज करेंगे। उस वेक्टर को हम क्या करेंगे, जब आरडीएनए बना लेंगे, बनाने के बाद समझ रहे हो, उसको क्या करेंगे, होस्ट सेल में इंटर करेंगे, बहुत सारी कॉपी बन जाएगी। अब जिस जिस प्लांट में उसकी जरूरत होगी, उस प्लांट में उसको हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। अब जरूरी नहीं पौधे में ही करेंगे, एनिमल केस में जैसे मान लो एनिमल का प्रोडक्शन बहुत सारा प्रोड्यूस करना है, एनिमल के केस में जैसे मान लो मुर्गी पालन, जैसे आजकल समय देखते हो बहुत सारी मुर्गी बन जाती है, कितने लोग खाने वाले हैं मुर्गी, दिन पर दिन कट रहा है तब भी बहुत सारी मुर्गी आ रही है, समझ रहे हो। तो इतनी सारी मुर्गी का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत सारी है, समझ रहे हो। और बायोटेक की मदद से ना, समझ रहे हो, लगभग 30 से 40 दिन में एक मुर्गी तैयार हो, समझ रहे हो, जिससे बहुत सारा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं किसकी मदद से किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। अगर बायोटेक ना होता तो ये सब चीजें ना होती, ध्यान देना। अब देखो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है एनसीईआरटी में, दीज आर दी रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च एरियाज क्या क्या है, ध्यान देना, उसके बारे में बतलाया है थोड़ा सा। दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी जो करता है, दैट इज द प्रोवाइडिंग द बेस्ट, ध्यान देना, कैटलिस्ट, यानी कि सबसे अच्छा जो उत्प्रेरक प्रोवाइड करता है, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट इज द प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, सबसे अच्छा तो कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज द फ्रॉम द इम्प्रूव्ड, ध्यान देना, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज को इम्प्रूव कर देता है, ध्यान देना, ये ऑर्गेनिज्म में इम्प्रूवमेंट ला देता है। जैसे हमने एग्जांपल पे लिया था, एक टमाटर का पौधा था, वो टमाटर का पौधा फली कम दे रहा था, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी, समझ रहे हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमने उसमें ऐसा जीन डाल दिया, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी हो गई, उसके बाद उसमें फली देने की क्षमता भी ज्यादा हो गई, जिससे वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, इम्प्रूव्ड हो गया। वही चीज बताया, दैट इज द इम्प्रूव्ड दी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव कर देता है, दैट इज जेनेटिकली, जिसको बताया जाए जनरली, ध्यान देना, जनरली, जैसे जनरली मतलब किसको किसको इसमें यूज कर रहे हैं, जनरली किसका इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, और जो प्रोसेस है तो जीएमओ के द्वारा होता ही है, जो प्रोसेस है जीएमओ के द्वारा होता ही है। यहाँ पे कहा गया है जनरली, जनरली क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, ये माइक्रोब इन्वॉल्व हो सकता है, उसके बाद बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं, ध्यान देना, ये माइक्रोब्स तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह हो गए, प्योर एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह, जैसे वहाँ पे एंजाइम वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट होता है।
जैसे मान लो डीएनए का प्लाज्मिड वगैरह काटने के लिए जो फॉरेन जीन होता है, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, समझ रहे हो, जिसको वांछित जीन कहा जाता है, उसको काटने के लिए जो कैंची के तरीके से काम करेगा एंजाइम, जिसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस अथवा एंडोन्यूक्लियस, ध्यान देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन एंजाइम वहाँ पे काम करेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद वो एंजाइम सेम वही एंजाइम ना, समझ रहे हो, वेक्टर के भी डीएनए को काटेगा, प्लाज्मिड के भी डीएनए को काटेगा, दोनों डीएनए को काटेंगे, समझ रहे हो, दोनों स्टैंड, जैसे स्टिकी स्टैंड उधर से मिला, उधर से स्टिकी आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद क्या बन गया, उसको हमने प्लाज्मिड में जोड़ा, लाइगेज एंजाइम की मदद से क्या बना, आरडीएनए बना। यानी कि ये सब जो चीजें बन रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी किसका इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है, समझ रहे हो, वही चीज। आगे हम बात करते हैं, जो अगला जो पॉइंट है दैट इज द क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन, ध्यान देना, इसमें हम अपने अनुसार ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट एक्ट, यानी कि कैटलिस्ट एक्ट किस प्रकार से हमारा उत्प्रेरक एक्ट करे, उसके लिए हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, दैट इज द क्रिएटिंग द ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से हम लेबोरेटरी में क्या क्या कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा मिले, समझ रहे हो, वही बात है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है ना, कौन सा केमिकल डालना है, कितना डालना है, कितना एमएल डालना है, वो सब चीजें। अगला जो दिया गया है एनसीईआरटी बुक्स में, दीज आर द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द एनसीईआरटी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, then the technologies that is a purely protein organic compounds, purely proteins and organic compound। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक होता है अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, भी आगे पढ़ते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पहले समझ लेते हैं क्या है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे कोई भी प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करना होता है, कोई भी दवा लॉन्च करनी, कोई भी चीज़ें होती हैं जो उसको उत्पादित करना होता है, उसका प्रोडक्शन करना होता है, तो उसको एक स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, समझ रहे हो, एक चरण से होकर गुजरना पड़ता है। वो जो चरण से होकर गुजरता है, लास्ट में जाकर के हमारा प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो, लास्ट में हमारा वो प्रोडक्ट मिलता है। तो कहने का मतलब जो स्टेप पूरा होकर के गुजरता है, वो सब स्टेप किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, दैट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंतर्गत। कहने का मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, खास करके जो ड्रग्स वगैरह बनाने की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उसमें ये सब ऐसा नहीं कि एक ही बार में हमने बहुत सारा केमिकल डाला एक दवा तैयार हो गई, ऐसा नहीं होता। दवा बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के लास्ट में हमको एक कैप्सूल मिलता है, एक कोटेड टैबलेट्स मिलती है, समझ रहे हो, तब जाकर के हमको मेडिसिन मिल रहा होता है, वही चीज़ बताया है। दीज आर द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देन टेक्नोलॉजीज दैट इज द प्योरली, जिसमें प्योर रूप से एक प्योर फॉर्म में तैयार कर सकते हैं, ध्यान देना, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योर फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। प्रोटीन किस लेवल का, जो जो प्रोटीन चाहिए होगा इन प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तैयार करते हैं, समझ रहे हो, कार्बनिक यौगिक के रूप में। अगला देखो, अगला जो एनसीईआरटी में हेडिंग स्टूडेंट दिया है, दीज आर द मेन हेडिंग, मुख्य हेडिंग यही है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, ध्यान देना, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसका कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, इसका कहाँ कहाँ अनुप्रयोग है, उसके बारे में यहाँ पे समझना है। बात करें बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की, तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो एनसीईआरटी ने बतलाया है, दीज आर द फर्स्ट पॉइंट्स, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कहाँ पे है, ध्यान देना। बात करते हैं जब कृषि के क्षेत्र में, तो तीन मेन पॉइंट्स होते हैं, ध्यान देना। पहला जो होता है दैट इज द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब कि जो रसायन पर आधारित कृषि होती है, जिसको हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे आज के समय में तुम करते भी हो, जैसे बहुत सारा, जैसे तुमने धान लगाया होगा, धान की खेती करी होगी पक्का, नहीं तो देखा होगा अरी बगल, तो तुमने क्या देखा है, उसमें एक समय ऐसे आता है कि बहुत सारा उसमें पेस्ट लगने लगता है, पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट मतलब कि बहुत सारे इंसेक्ट लगने लगते हैं, इंसेक्ट कीट जिसको बोल सकते हो ना, बग्स कुल मिला करके, वो इंसेक्ट क्या करते हैं, उसकी पत्ती को खाने लगते हैं, पत्ती के साथ साथ उसमें जो, समझ रहे हो, उसमें जो दाने वगैरह आने आते रहते हैं, जो उसमें सब चीज़ें रहते हैं, एंडोस्पर्म वगैरह सब खा लेते हैं, धीरे धीरे पूरे खा प्लांट को खत्म कर देते हैं, अगर उसको वहाँ पे हम दवा का छिड़काव ना करें तब, समझ रहे हो। बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे तुम बहुत सारे पौधे जो लगाते हो, बहुत सारे टमाटर का पौधा हो गया, बैगन का, बहुत सारे प्लांट्स हो गए, जब तुम उनकी खेती करने के लिए लगाते हो, तो होता क्या है, बहुत सारे
इंसेक्ट वगैरह आकर के, फंगस वगैरह आकर के, समझ रहे हो, फंगस, इंसेक्ट, समझ रहे हो, पेस्टिसाइड से सब चीज़ें, मतलब पेस्ट वगैरह आकर के उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं प्लांट्स को। तो उसके लिए हमको अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको केमिकल के द्वारा उसको ठीक करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताते हैं बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आएगा, आपको ध्यान देना। जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ये सपोज दैट पौधा है, ये क्या है, ये पौधा है, इस टाइप से ध्यान देना, एक प्लांट है, सपोज दैट कोई भी क्या है, प्लांट है। अब इस प्लांट में मान लो कोई भी तुम्हारा प्लांट था, तो अच्छा खासा अपना फुलाया उलाया बढ़िया से, तो इसमें एक अवस्था ऐसी आई कि इसमें बग्स वगैरह आने लगे, समझ रहे हो, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह आ गए इस तरीके से। और ये इंसेक्ट ने क्या करा, जम करके पत्ती वगैरह को, जो भी पार्ट थे प्लांट्स के, जहाँ जहाँ पे इंसेक्ट थे, उन्होंने क्या करा, मिलजुल के उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। तो हमने करा क्या, एग्रोकेमिकल बेस्ड में बहुत सारा केमिकल इसके ऊपर छिड़क दिया, समझ रहे हो, रसायन पदार्थों का यूज किया, जिसकी वजह से वो जो पेस्ट वगैरह होंगे वो हट जाएंगे, समझ रहे हो। और जरूरी नहीं हमेशा के लिए हट जाएंगे, जब तक दवा का असर रहेगा तब तक वो गायब रहेंगे। जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ, जैसे ही बारिश हुई, आप देखते हो जैसे ही बारिश होती है जब दवा धुल जाता है, उसके बाद फिर से वो आ जाते हैं और फिर से आकर के फिर से उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं, खास करके एग्रोकेमिकल बेस्ड की बात करें एग्रीकल्चर में, इसका काफी लाभ भी होता है, इकोनॉमिक लॉस भी काफी ज्यादा हो जाता है। कुल मिलाकर के ये एग्रोकेमिकल बेस्ड से किसान वगैरह उतना एफोर्ड नहीं कर सकते, समझ रहे हो, उतना अच्छा खासा उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है, इससे अच्छा नहीं होता है। जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं, इससे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है इसमें बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, समझ रहे हो, अपने इकोनॉमिक पैसा भी बहुत सारा लग रहा है, उसके साथ साथ ठीक भी नहीं हो रहा है एकदम से वो चीज़ें। और जरूरी नहीं एक ही बार हम पेस्ट छिड़काव करते हैं, बहुत सारा पेस्ट छिड़काव करते हैं, और इससे हानि क्या होता है देख लो। जैसे पेस्ट की, तो पेस्टिसाइड तुम का छिड़काव करते हो, पेस्टिसाइड मतलब जो कीटों को मारे, ध्यान से समझ लो, पेस्टिसाइड का मतलब जो कीट वगैरह को मारता है, पेस्ट वगैरह, बग्स वगैरह को मारता है, उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। हर्बिसाइड का मतलब जो घास को मारेगा, हर्बिसाइड। फंगिसाइड मतलब जो फंगस को मारेगा, उसे फंगिसाइड कहेंगे, समझ रहे हो, वो चीजें हैं, एकदम डिटेल में क्लियर करते हैं। तो इस दवा का नाम होता है जिसको मारते हैं, वहाँ पे बहुत सारी दवाएं होती हैं, अलग अलग केमिकल्स के रूप में आ रही होती है, वही चीज। तो कहने का मतलब वो दवा जब इतना सारा तुम छिड़काव करते हो, इतना सारा खाद वगैरह, यूरिया वगैरह, बहुत सारा डाई वगैरह डालते हो, तब जाकर के तुमको क्या मिलता है, वो प्रोडक्शन मिलता है। जैसे अनाज है, गेहूं है तो गेहूं मिलेगा, चावल है तो तब जाकर वो मिलेगा, तुमको समझ रहे हो, चावल राइस वगैरह मिलेगा। कहने का मतलब अब वो तुम उसको बना के खाओगे तो तुम्हारे अंदर क्या जाएगा, जो तुमने इतना सारा केमिकल का यूज किया है, तो कहीं ना कहीं केमिकल उसके अंदर तो जाएगा, चावल के अंदर तो जाएगा ही ना, थोड़ा बहुत तो जाएगा ही ना, गेहूं है तो गेहूं के अंदर जाएगा ही ना। तो वही चीज अब किसके अंदर आएगा, अब वो तुम खाओगे तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे अंदर आया तो वो क्या करेगा, तुम्हारे लिए टॉक्सिक टॉक्सिक क्रिएट करेगा, समझ, तुम्हारे लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, जिससे लीवर पर इफेक्ट करेगा। ध्यान देना, लीवर को डैमेज कर रहा होता है आजकल, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, लीवर को डैमेज करेगा। किडनी के लिए बहुत सारा, मतलब हमारा नाजुक आर्गन लीवर ही है, क्योंकि लीवर के पास सब चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब जो अमोनिफिकेशन वगैरह, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको बोला जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अगर ये ना होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। जब अमोनिया को यूरिया में बदलता है तो वहाँ पर जो ये सब चीज़ें होती हैं, इतने सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हम खा रहे हैं, वो जाकर के कहीं ना कहीं असर करते हैं हमारे लीवर पर, वही चीज़ होती है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में डिटेल में। देखो, कहने का मतलब कि ये क्या है, ये एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर रहा। अगला जो बात करते हैं स्टूडेंट, दैट इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी कि जिसको बोलता है कार्बनिक खेती कहते हैं, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक जिसको हम कृषि भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसमें होता क्या है, हम नॉर्मली जैविक खाद का यूज करते हैं, समझ रहे हो, लेकिन इसमें उत्पादन की क्षमता कम होती है, ध्यान देना। अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करें तो अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन इसमें प्रोडक्शन उतना नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो, उतना सारा अनाज नहीं मिल पाएगा, जिससे भूखमरी आ जाएगी, समझ रहे हो। दीज आर दी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। बात करें आज के समय में, ऐसा भूखमरी तो है ही नहीं। आज के समय में बात करें, आज के समय में सबके पास फूड अवेलेबल है, बहुत कम लोग हैं जिनके पास भैया फूड अवेलेबल है, ध्यान देना। और खास करके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे फूड के लिए बहुत, समझ रहे हो, ठोकरें खाते हैं। तो फूड के लिए ध्यान देना, आजकल जो काम किया जाता है फूड ही के लिए नॉर्मली किया जाता है, उसके साथ साथ फूड तो सबके पास अवेलेबल हो जाता है आजकल नॉर्मली देखा जाए तो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो सड़कों पे जो भी फूड वगैरह, समझ रहे हो, फेंक देते हैं, तो उसको लेकर खाते हैं। देखा जाए तो ये हम हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनको जा करके खाना खिलाएं भैया, ध्यान देना।
आपको खुद ही जा करके उनको मतलब ऐसे लोगों को देखने के बाद आपको खुद ही जा करके उनको थोड़ा बहुत उनका मदद करना चाहिए, जिससे तो उनको कुछ ना कुछ आपको कहेगा कि कम से कम हमारा तो ये मदद किया। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये सब ह्यूमैनिटी की बात होती है, आपको करना चाहिए सब चीज़ें, जिससे आपको अंदर से बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। कहने का मतलब अगर ज़िंदगी मिली है, आपको ध्यान देना, अगर ज़िंदगी मिली है, अगर दूसरे के लिए कुछ ना करे तो समझ रहे हो, जो मतलब कुछ जिसके लिए आप करोगे तो खुद कुछ ना कुछ कहेगा आपको, कम से कम समझ रहे हो, वो आपको कुछ ना कुछ असीस करेगा। तो वही चीज़ होती है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समझ रहे हो ह्यूमैनिटी के प्रति इन्वॉल्व होना चाहिए, वही बात है। आगे हम बात करते हैं इसमें। ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात रही। अगला जो है दीज आर द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। ध्यान देना, अगला जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप यानी आनुवंशिक रूपांतरित पौधे, यानी आनुवंशिक रूपांतरित फसलें जिसको हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर के इसको हम एक टर्म और दे देते हैं, जीएमओ नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं स्टूडेंट? जीएमओ। थोड़ा देखते हैं आपका वीडियो बन रहा है कि नहीं। क्या नाम दे सकते हैं? जीएमओ नाम दे सकते हैं, बन रहा है, ध्यान देना। कहने का मतलब जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। इसमें हम करते क्या है, सबसे अच्छा हमारा खेती यही होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। इसमें हम करना क्या है, ऐसा जीन ढूंढना है, ऐसा जीन ढूंढना है जिसको फॉरेन जीन हम नाम देंगे, ऐसा जीन ढूंढना है जिसको फॉरेन जीन नाम देंगे। वो हम जीन क्या करेंगे, वहाँ से निकालेंगे, निकालने के पश्चात एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर में वो जीन इंसर्ट कर देंगे जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, उस प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिससे वो प्लांट्स में उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कहने का मतलब वो पौधा कैसा हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गया। ट्रांसजेनिक मतलब जिसको जीएमओ भी प्लांट्स बोल सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स वाला, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पौधे के लिए नहीं कर सकते, एनिमल के केस में भी सेम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं हम ये चीज़ें। जैसे मान लो तुमको कोई भी पौधा, कोई भी प्लांट्स हो गया, जैसे गेहूँ मान लेते हैं, वीट्स का प्लांट्स हो गया। जैसे तुम गेहूँ का पौधा लगाना चाहते हो, तो गेहूँ के पौधे में हम क्या करेंगे, ऐसा जीन ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ये जीन मान लो सपोज दैट फॉरेन जीन रहा। अब इस फॉरेन जीन को हमने क्या करा, प्लाज्मिड से जोड़ा, इस तरीके से प्लाज्मिड रहा। अब प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या करा, फॉरेन जीन इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब इस फॉरेन जीन को इंसर्ट करा है, अब इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इसको बहुत सारा कॉपी बनाना है तो कॉपी भी इसकी बना सकते हैं। कैसे? आसानी से इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बैक्टीरियल सेल में, होस्ट सेल में, जिससे होस्ट रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन करने के बाद इसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएगी। तो कहने का मतलब बहुत सारी कॉपी लास्ट में बनने के बाद जिस जिस पौधों में डालना होता है उस पौधे में अपना ट्रांसफर कर देते हैं। मान लो गेहूं के पौधे में डालना है तो आसानी से इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफर करने के बाद होता क्या है, ये पौधा कैसा हो जाएगा, दीज आर दी जीएमओ प्लांट, इसको बोल देंगे। कौन सा पौधा बोलेंगे? जीएमओ प्लांट। जीएमओ प्लांट, दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हैं, सिंपल। कहने का मतलब इस पौधे में हमने ऐसा जीन डाल दिया जिससे उसकी क्या हो जाएगी, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस, यानी कि कुल मिलाकर के पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस के प्रति, इसमें पेस्टिसाइड को छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, कोई भी हमको दवा वगैरह नहीं छिड़कना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसमें क्या है कि ये ध्यान देना, उसके साथ साथ ये क्या करता है, यानी कि सॉइल को भी अच्छी खासी मात्रा में बनाए रखता है। ध्यान देना, यानी कि जमीन जो होती है अच्छी खासी बनी रहती है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, खनिज लवण वगैरह अच्छे से बने रहते हैं, तो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मली हम बार बार खाद वगैरह देते हैं तो खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन भी करता है। समझ रहे हो? कहने मतलब ऐसा जीन डाल दे रहे हैं जिससे प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, उसके साथ साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी खासी हो जा रही है। कहने का मतलब जो हम इतना सारा दवा का छिड़काव करते हैं, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, दवा वगैरह वगैरह का छिड़काव, जिससे आसानी से हमको प्रोड्यूस मिलता है, अच्छा खासा हमको प्रोडक्ट मिल रहा होता है, और उत्पादन क्षमता भी अच्छी खासी होती है। बात करें किसकी अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा। ध्यान देना, इसमें जब हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप में, तो आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक्स में जो दिया है, दे बीटी कॉटन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और बीटी कॉटन, दैट इज द बीटी फॉर द बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ध्यान देना, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर, ध्यान देना, जिसके अंदर तुम्हारा एक कहने का मतलब एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब बीटी कॉटन पढ़ाएंगे डिटेल में। और बीटी कॉटन ही नहीं, आपको बीटी ब्रिंजल भी पढ़ना है, बीटी टोमेटो भी उसमें
अंतर्गत थोड़ा बहुत जानना है ना। बीटी टोमेटो हो गया, बीटी राइस ना, मतलब गोल्डन राइस वहाँ पे है। इसके बाद वहाँ पे जो पढ़ना होता है तुम्हारा बीटी पोटैटो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे ये सब। थोड़ा हम आगे बात कर लेते हैं। कहने मतलब एग्रीकल्चर में तो हो ही गया, सब एग्रीकल्चर में समझना है। आगे जो समझना है एज इन मेडिसिन के रूप में, ध्यान देना मेडिसिन के रूप में इसका क्या रोल होता है, यानी कि दवाओं के रूप में इसका क्या रोल है। जैव प्रौद्योगिकी का मेडिसिन के रूप में बहुत सारा यूज होता है। बात करें आज जो भी मेडिसिन वगैरह जो अभी हमने बताया, जो कोरोना मेडिसिन वगैरह लॉन्च हुई, सब किसकी देन है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी की देन है। अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, ध्यान देना। तो वहाँ पे ध्यान देना, बात करते हैं इंसुलिन की, यानी कि इंसुलिन का फार्मेशन के बारे में बात करते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन कैसे करते हैं, डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन इसमें हमको बात करना है जीन थेरेपी के बारे में, जीन थेरेपी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करना है ना, यानी कि जीन थेरेपी जिसको कह सकते हैं, जीन थेरेपी जिसको अगला जो होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसको हम डिटेल में समझेंगे ना। वो जीन जो गड़बड़ जीन होगा उसको हम हटा करके अच्छा वाला जीन उसमें इंसर्ट कर देंगे, उसको हम जीन थेरेपी कहेंगे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में डिटेल में समझना है। देन उसके बाद हमको ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में समझना है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। अगर क्लियर समझ में आया है तो आप कमेंट्स करेंगे, अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।